Hello, everyone. Good evening, everyone. Very good evening to all of you. So, today we are going to discuss more about the volcanic landforms. पिछली क्लासेस में भी हमने वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में बात किया था एंड हमने देखा कि कैसे ये वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स बनते हैं और ये जो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स बने हैं उनमें हमने जो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में ज्यादा बात की थी। उसमें दो मेजर एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हमने डिस्कस किए थे। बट बिफोर मूविंग ऑन, लेट्स फर्स्ट एनालाइज एंड रिवाइज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, क्योंकि पिछली क्लास हुई थी फ्राइडे को और मुझे पूरा पता है कि आप लोगों को आधा तो साफ हो गया होगा, याद नहीं होगा। तो पहले हम रिवाइज करते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। चलिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दी लैंडफॉर्म्स जहां पे हमने बात की है। चलिए, दिस वाज द स्टेट एंड हियर लेट्स बिगिन विद दी वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। जब हमने वोल्केनिज्म की बात की थी तब हमने सबसे पहली चीज ये डिस्कस की, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वोल्केनो एंड अ वोल्केनिज्म। वोल्केनो और वोल्केनिज्म के अंदर एक प्राइमरी डिफरेंस होता है और जिसमें हमने ये बोला था कि वोल्केनो जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक इरप्शन है मैग्मा का, जबकि जो वोल्केनिज्म है वो एंटायर प्रोसेस है। एंटायर प्रोसेस का मतलब ये है, एंटायर प्रोसेस का मतलब है मैग्मा का बनना, कन्वेक्शन करंट होना, फिर उसके बाद मैग्मा का इरप्ट होना और उसके बाद उसको लैंडफॉर्म्स बनाना। ये सारा वोल्केनिज्म होता है। राइट नाउ चलो कोई बात नहीं, अगर आपने रिवाइज किया तो बहुत अच्छा है, बट अब हमने थोड़ा क्विकली रिवाइज कर देते हैं। वोल्केनिज्म के बाद हमने देखा था, वोल्केनिज्म का एक एस्पेक्ट था जिसको हमने बोला वोल्केनो। अब वोल्केनो के अंदर हमने देखे थे तीन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। वोल्केनो के तीन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट को हम बोलते हैं पायरोक्लास्टिक मटेरियल, पायरोक्लास्टिक मटेरियल। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है? दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वेरियस गैसेस और तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मैग्मा। तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है मैग्मा। चलिए, ये भी सर पता लग गया। पायरोक्लास्टिक मटेरियल में क्या क्या आता है इसके अंदर? सर सबसे पहले तो आएगा वोल्केनिक ऐश, वोल्केनिक ऐश, स्टोन्स, पेबल्स, राइट। उसके साथ साथ वोल्केनिक डस्ट। ये सारे किसके पार्ट बनते हैं? दीज और आर दी पार्ट ऑफ वोल्केनिक पायरोक्लास्टिक मटेरियल। उसके बाद गैसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, फिर हमने देखा सॉक्स यानी कि सल्फर ऑक्साइड, नॉक्स यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर उसके साथ साथ वाटर वेपर, उसके साथ साथ वाटर वेपर। और भी बहुत सारी गैसेस आती हैं बट हमें इतनी ही याद रखनी है। देन मैग्मा। मैग्मा हमने देखा था सर दो तरीके का होता है। मैग्मा के दो तरीके, दो टाइप्स होते हैं। पहला मैग्मा होता है सर एसिडिक मैग्मा और दूसरा मैग्मा होता है बेसिक मैग्मा। पहला जो मैग्मा है, फर्स्ट मैग्मा है सर एसिडिक एंड सेकेंड मैग्मा कौन सा होता है? बेसिक। अब एक बात बताएं, फटाफट इनका डिफरेंस देख लेते हैं ताकि याद हो जाए चीजें। एसिडिक मैग्मा के अंदर सर सिलिका का कंटेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। बेसिक मैग्मा में किसका कंटेंट ज्यादा होता है? आयरन का। कौन ज्यादा विस्कस होता है? फटाफट जवाब लिखते रहें। जो विस्कोसिटी है, जो गाढ़ापन है, वो किसका ज्यादा होता है? एसिडिक का। जो बेसिक है वो कंपैरेटिवली क्या होता है? लेस विस्कस होता है, इसकी विस्कोसिटी कम होती है। अगर ये ज्यादा गाढ़ा है तो ये फ्लो नहीं करेगा और ये ज्यादा फ्लो करता है, ये फ्लो करता है। बिल्कुल सही है सर। उसके साथ साथ एक बात और देखी थी हमने, अगर ये फ्लो नहीं करता तो जब ये इरप्ट होगा तो एक्सप्लोजिव इरप्शन होगा और इसका जो इरप्शन होता है बेटा वो बहुत ही साइलेंट होता है। राइट। इसके अंदर एसिडिक मैग्मा का, अगर एसिडिक मैग्मा बाहर आता है ना, एसिडिक मैग्मा जब बाहर आता है तब डेफिनेटली बहुत ज्यादा वॉयलेंटली बाहर आता है तो क्या बनाएगा सर? माउंटेनियस पीक बनाएगा और ये जनरली क्या बनाते हैं? प्लेटू बनाते हैं। ठीक है सर, बट इसके अंदर सर एक एक्सेप्शन बताया था। वो एक्सेप्शन क्या था? वो एक्सेप्शन था शील्ड वोल्केनो। एक्सेप्शन था शील्ड वोल्केनो। और यहां पे सेंट्रल वेंट होता है, बिल्कुल सही बोला किसी ने, और यहां पे फिशर वेंट होता है, यहां पे फिशर वेंट होता है। ये भी हमें पता लग गया। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये भी बात पता लग गई। ये हाईएस्ट पीक बनाते हैं, वो एरिया वाइज बड़े होते हैं।
बिल्कुल सही बात है। और एक बात बताएं, बेसाल्टिक मैग्मा किसका पार्ट होगा? बेसाल्टिक जो होगा उसको हम बेसिक मैग्मा की कैटेगरी में डालेंगे, और जो एसिडिक है वहां पे क्या निकल के आएगा? ग्रेनाइटिक निकल के आएगा। बस, ग्रेनाइटिक रॉक्स किससे बनती हैं सर? एसिडिक से। बेसाल्टिक किससे बनती हैं? बेसिक से। और सर इसको याद करना भी बहुत आसान है, क्योंकि बेसिक बेसाल्टिक, बेसिक है बेसाल्टिक है। बिल्कुल सही बात है। और अब चलते हैं, फिर हमने देखे लैंडफॉर्म्स। इन लैंडफॉर्म्स के अंदर हमने दो मेजर लैंडफॉर्म्स देख लिए थे। दो मेजर लैंडफॉर्म्स कौन से देखे सर? हमने दो मेजर लैंडफॉर्म्स देखे। पहला कॉम्पोजिट वोल्केनो, कॉम्पोजिट वोल्केनो। कॉम्पोजिट वोल्केनो के अंदर, कॉम्पोजिट वोल्केनो को स्ट्रेटोवोल्केनो भी कहते हैं, इसको स्ट्रेटोवोल्केनो भी कहते हैं। और दूसरा हमने देखा सर शील्ड कोन, इसको हमने देखा शील्ड कोन, राइट। अब चलें कॉम्पोजिट वोल्केनो और स्ट्रेटो वोल्केनो। उसके साथ कॉम्पोजिट वोल्केनो में कौन सा मैग्मा आता है सर? एसिडिक मैग्मा आता है। और इस मैग्मा का जो नेचर है वो किस तरीके का है सर? एसिडिक मैग्मा में एंडेसाइटिक टाइप आता है, इसीलिए इसको एंडेसाइटिक मैग्मा भी कहते हैं। चलो सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद सेकेंड एस्पेक्ट क्या है? सेकेंड एस्पेक्ट ये होता है सर, इसके अंदर ये जो है ये हाईएस्ट माउंटेन पीक बनाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। उसके बाद सर इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटा होते हैं, यानी कि इसके अंदर स्ट्रेटिफाइड है, यानी कि लेयर्स हैं। स्ट्रेटिफाइड है यानी कि क्या है? लेयर्स पाई जाती हैं सर, ये भी हमें बताया था। उसके बाद ये क्या एक्सप्लोसिव होता है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है? एक्सप्लोसिव भी होता है, और ये हाईएस्ट है। शील्ड वोल्केनो के अंदर, अब कॉम्पोजिट वोल्केनो के अंदर कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको होमवर्क के अंदर दिए थे, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकता हूं यहां पे, सो आप अभी नोट कर ले उन एग्जाम्पल को, राइट। रॉक मैग्मा से बनी हुई है, बिल्कुल सही बात है, जब मैग्मा जम जाता है तो रॉक बन जाती है, राइट। खत्म, सीधी सी बात है। अब हम देखें जहां पे एग्जाम्पल की बात आती है, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये जो एग्जाम्पल है ये है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, माउंट फूजी और वेसुवियस से ऊपर आके बहुत नए नए एग्जाम्पल देता हूं। जो एग्जाम्पल मैं देने वाला हूं दैट इज इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक माउंट है जिसको बोला जाता है माउंट शास्ता, माउंट शास्ता। और एक माउंट है जिसको बोलते हैं माउंट हुड। ये कहां पे है बेटा? ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। अब आपको याद रखना है, और अगर आपने मेरा पहला वीडियो, एक वीडियो देखने को बोला था मैंने आपको आपकी मैपिंग के लिए, और वो वीडियो कौन सा था? वो वीडियो था यूट्यूब पर, राइट। और उसमें मैंने आपको ये दिखा और बताया भी हुआ है, अगर आप जाके वो वीडियो देखेंगे, मैंने शायद इसके अंदर पहले ही लिंक दिया था आपको पहली क्लास में। अगर नहीं दिया तो आप जाके टाइप कर लेना वर्ल्ड जियोग्राफी मैपिंग ओनली आईएएस एक्सटेंडेड, वो अपने आप वीडियो आ जाएगा, उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। फिर किसी ने बताया सर माउंट कारकातोआ, माउंट कारकातोआ जो लिख रहे हैं वो फटाफट बताएं ये कहां पे है। यस एवरीवन, इट इज इन इंडोनेशिया। फिर सर माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट स्ट्रोम्बोली, इसको बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, इसको बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। ये कहां पे है? इटली के अंदर, बिल्कुल सही बात है। और भी बहुत सारे हैं यहां पे, माउंट वेसुवियस, वेसुवियस ये भी एक माउंट है, राइट। सो ऐसे करके बहुत सारे माउंटेन्स हैं जो कि आपको दिखाई देंगे कॉम्पोजिट वोल्केनो के रूप में। बट जब हम शील्ड कोन की बात करते हैं तो कौन सा मैग्मा बाहर आता है बेटा? यहां पे बेसिक मैग्मा बाहर आता है, नो डाउट अबाउट दैट। सेकंड अगर हम यहां पे करें तो ये एंडेसाइटिक है या बसाल्टिक है? सबने बोला सर ये बसाल्टिक है। क्या ये एरिया वाइज सबसे बड़ा है? एरिया बहुत ज्यादा वाइड है, बिल्कुल सही बात है। या इसको आप लिख दे एक्सटेंसिव है, एरिया बहुत ही एक्सटेंसिव है इसका, नो डाउट अबाउट दैट। फिर उसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट अगर बात करें तो क्या ये लेयर्ड है? नहीं, लेयर्ड नहीं है। ये क्या साइलेंटली बाहर आता है? जनरली ये क्या है? साइलेंट है, जनरली साइलेंट तरीके से बाहर आता है। सर इसका एग्जाम्पल बता दो। एग्जाम्पल सर मोना लोआ एंड मोना किया, मोना लोआ एंड मोना किया जो है ये इसके फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। सर कहां मिलते हैं? सर ये हवाई आइलैंड पे मिलते हैं।
ये हमने अभी तक डिस्कस किया है, राइट। तो इस तरीके से एक पेज के अंदर आपको सारा रिवाइज मैंने करवा दिया। डन। अब इसके बाद कुछ और लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं, जो मैं आपको पहले तस्वीर दिखाऊंगा, देन आई विल एक्सप्लेन यू दिस लैंडफॉर्म। चलो, शील्ड हो गया, कॉम्पोजिट हो गया। अब हम बात करते हैं कल्डेरा लेक्स की। देखो, दिमाग लगा के समझना। Andes mountain have volcano, Himalayas have not. Why is it so? Because Himalaya continent convergence से बना है पटेल जी, आपको कल तक ये पता लग जाएगा, ठीक है। हाँ जी, दोनों हवाई में मिलते हैं मेरे दोस्तों, राइट। अगर आपने नोट कर लिया तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये सारे एक्सट्रूसिव हैं, ये सारे के सारे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं। अभी जो मैं बात कर रहा हूं, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, एक लेक सी बनी हुई है। अगर मान लो, दिमाग लगा के समझे कि अगर मान लो कोई भी एक ये वोल्केनो था, राइट। अब इस वोल्केनो के अंदर से यहां से मैग्मा बाहर आया। जब मैग्मा बाहर आया तो सबने बोला कि सर, जब मैग्मा बाहर आता है, जब मैग्मा बाहर आता है तब क्या करता है, वो पहले क्रस्ट को तोड़ता है। जब वो क्रस्ट को तोड़ेगा तभी तो पत्थर निकलेंगे। जब क्रस्ट को तोड़ देगा तो वो क्या बनाएगा, एक गड्ढा बनाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। सो गड्ढा कहां पे दिख रहा है सर? गड्ढा यहां पे दिख रहा है आपको, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, यहां पे गड्ढा बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखो हुआ क्या, इंट्रूसिव पे आऊंगा भाई, पहले एक्सट्रूसिव पूरे तो हो जाने दो। जब मैं बात कर रहा हूं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की, तब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है जहां से मैग्मा बाहर आ रहा है, क्या आप इस चीज से सहमत हैं कि जिस एरिया से मैग्मा बाहर आएगा उस सेंट्रल वेंट में, वो वेंट जो होगा वो क्या एक गड्ढा बना लेगा? बिल्कुल सही बात है। जब वो गड्ढा बना लेगा तो इवेंचुअली वहां पे एक डिप्रेशन, एक गड्ढा बन गया, तो उसके अंदर धीरे धीरे क्या आने लगेगा? धीरे धीरे उसके अंदर पानी आने लगेगा। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। What I am planning to explain here is, जब भी हम इस गड्ढे की बात करते हैं तो ये गड्ढा क्या होता है? जब भी हम, मान लो एक बात समझे, जब भी एक बार ऐसा हुआ, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की ही हम बात कर रहे हैं यहीं पे, जब भी एक वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण व्हाट हैज हैपेंड, वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण यहां पे जब वोल्केनिक एक्टिविटी हुई तब उसके कारण सेंट्रल वेंट बना। जो क्या बना? सेंट्रल वेंट बना। यहां तक सब लोग सहमत होंगे। और जो सेंट्रल वेंट होगा, क्या ये एक गड्ढा होगा? यस सर, ये एक गड्ढा होगा। ये क्या होगा? एक बिल्कुल डिप्रेशन होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि जो सेंट्रल वेंट बना है वहां से पूरा का पूरा मटेरियल तो उखड़ गया, बन क्या गया? एक गड्ढा बन गया। बन क्या गया? एक गड्ढा बन गया। और जब ये गड्ढा बना तो इस सेंट्रल वेंट के इस डिप्रेशन को, डिप्रेशन जो है ये मेंटल डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन का मतलब है एक गहरा गहरा गड्ढा, गहरा गड्ढा। तो उसमें मैं आ रहा हूं, जब ये गड्ढा बना, जो ये डिप्रेशन बना, इसको बोला जाता है क्रेटर। इसको क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्रेटर। बिल्कुल ठीक है सर, इसको क्रेटर बोलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, इस क्रेटर का जो गड्ढा है, इस क्रेटर का जो माउथ है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। माउथ बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि अगर वोल्केनो बहुत बड़ा था, अगर वोल्केनो बहुत ही एक्सटेंसिव था, इफ द वोल्केनो वाज वेरी एक्सटेंसिव, इफ द वोल्केनो वाज वेरी एक्सप्लोसिव, then definitely remember always this will create a big depression, this will create a large mouth and the extended form of crater, extended form मतलब extended form of crater, extended form of crater यानी कि क्रेटर से भी बड़ा, क्रेटर का जो माउथ है, देन इट इज द माउथ ऑफ क्रेटर इज द माउथ ऑफ क्रेटर इज वेरी नैरो. But when it comes to the extension of crater, when the mouth is very big, the diameter is very big, then it is termed as caldera. Then it is termed as caldera. Then it is termed as caldera. So crater का जो extended form है उसको बोला जाता है caldera. Yes, definitely यहां तक समझ में आ गया. So when we talk about the extension of crater, it is caldera. अब जब ये गड्ढा बन गया, अब इसमें
जो वोल्केनिक एक्टिविटी है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, वोल्केनिक एक्टिविटी यहां पे क्या हो गई है, बंद हो गई है। अब वोल्केनिक एक्टिविटी इज सीज्ड नाउ। अब वहां से मैग्मा बाहर नहीं आ रहा। अगर मैग्मा बाहर आएगा तो डेफिनेटली यहां पे इस गड्ढे के पास कोई जा ही नहीं पाएगा, है ना। जब भी आप यहां पे वोल्केनिक एक्टिविटी देखेंगे, मैग्मा बाहर आता रहेगा, तो मैं ये जानता हूं कोई भी उसके पास नहीं जा पाएगा। अब अगर ये वोल्केनिक एक्टिविटी बंद हो गई, तब मैं जाके देखूंगा, ओ माय गॉड, हियर वी हैव अ डिप्रेशन, वी कॉल इट एज क्रेटर। एंड फिर इस क्रेटर का मुंह अगर बड़ा हुआ तो आई विल कॉल इट एज कल्डेरा। फिर लाखों सालों तक, हजारों सालों तक रेनफॉल होती रही, पानी बरसता रहा, पानी बरसता रहा, बरसता रहा, बरसता रहा, तो इस कल्डेरा के अंदर वाटर, रेन वाटर एक्यूमुलेट होगा। कौन सा पानी एक्यूमुलेट होगा? रेन वाटर विल एक्यूमुलेट। रेन वाटर विल एक्यूमुलेट। When rain water will accumulate, it will form a lake, and that lake will be termed as caldera lake. अभी बताएं दोस्तों, समझ में आ गया? सो अब जिनको डाउट थे ना, क्योंकि पेशेंस तो है ही नहीं लोगों में, है ना, सब्र तो है ही नहीं कि पानी कहां से आया, पानी कहां से आया, पानी, अरे मैं बोतल डाल के थोड़ी पानी डालने गया हूं वहां पे। रेन वाटर धीरे 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 रेन वाटर उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है। सो सर वैसे जिसमें इरप्शन होते रहे हैं उसमें कल्डेरा बनता है। जहां पे भी सेंट्रल वेंट बन रहा है ना, अगर मुझे कोई बोलेगा बेटा कि सर आप एक बात बताओ, सर आप एक बात बताओ, व्हेन यू गो टू माउंट वेसुवियस, वहां पे हमें क्रेटर लेक मिलेगी? मैं बोलता हूं बेटा वहां पे मिल सकती है, बट वहां पे अभी क्या है, वहां पे अभी क्या होता है, वहां पे अभी एक्टिव वोल्केनो है, वहां पे अभी एक्टिव वोल्केनो है, राइट। बट जब वोल्केनो की एक्टिविटी बंद हो जाएगी ना किसी तरीके से, क्योंकि चैम्बर में मैग्मा फिक्स है, अगर चैम्बर में मैग्मा खत्म हो गया तो वहां पे एक गड्ढा दिखाई देगा, और जब वहां पे गड्ढा दिखाई देगा, डिप्रेशन दिखाई देगा, ओपनिंग ऑफ वोल्केनो जो है उसे को हम क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। इफ द साइज इज बिग वी कॉल इट एज कल्डेरा। लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये कितना बड़ा वेंट है, राइट। सो जितना बड़ा आपको वेंट दिखाई देगा उतना बड़ा एक्सटिंक्ट वोल्केनो के समय में। बिल्कुल सही बात है, मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता था रितिका, क्योंकि थोड़े समय में हम करेंगे इसे, राइट। क्रेटर लेक भी होते हैं, यस क्रेटर लेक भी होते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लैंडफॉर्म नाउ। सो देखो किसी ने पूछा कि सर शील्ड वोल्केनो के अंदर, ये रेलेवेंट डाउट है, सर शील्ड वोल्केनो के अंदर पानी जाने के बाद वो एक्सप्लोसिव क्यों हो जाता है? क्योंकि क्या होता है, जब पानी जाता है ना तो अंदर की जो भी मेटल्स होती हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, उनके साथ केमिकल रिएक्शन करता है, एंड दैट केमिकल रिएक्शन बिकम्स वेरी वेरी एक्सप्लोसिव। दैट्स वाई, इसीलिए मैंने मेरे दोस्तों लिखा था जनरली शील्ड वोल्केनोज आर silent, but whenever water goes inside them they can become more explosive, right? Caldera is the extension of crater. If you have understood crater, then it means caldera is something which is the extension of crater, right? चलो इसीलिए तो रचना मैंने वहां पे लिखा था कि शील्ड वोल्केनो इज एन एक्सेप्शन। बिल्कुल सही बात है, राइट। चलो अब जिन्होंने रिवाइज किया तो उनको पता लग ही गया होगा कि मैंने वहां पे एक्सेप्शन के रूप में शील्ड वोल्केनो लिखा था, जिसके बारे में आपको जानकारी अगले सेमेस्टर में मैं बोलूंगा, जब आपको मैं हॉटस्पॉट की पूरी एक्टिविटी बताऊंगा, राइट। इन बेसिक मैग्मा sometimes when water penetrates to the vent, तब वो एक्सप्लोसिव हो सकता है, right? This image is an example of caldera lake. Caldera और शील्ड which is most explosive? बेटा ये ऐसा दिमाग है भगवान कसम, ये जो है ना बेटा, ये वोल्केनो के बंद होने के बाद है, ये वोल्केनो के बंद होने के बाद है। शील्ड एंड कॉम्पोजिट तो वोल्केनोज हैं। हेयर
दिस इज अ लैंडफॉर्म वेयर वोल्केनिक एक्टिविटी, जहां पे मैग्मा हैज द इरप्शन ऑफ मैग्मा हैज सीज्ड। अंग्रेजी अगर समझ में आती है तो शायद ये समझ में आ जाएगा, राइट। मैग्मा का क्या हुआ, मैग्मा अब बाहर नहीं आ रहा, वो अंदर ही है, मैग्मा अभी अंदर ही नहीं है, ही है, राइट। सर कल्डेरा मीटियोराइट से भी बन सकता है, यस, इट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ मीटियोराइट एज वेल। डीप होते हैं, डिपेंड करता है बेटा कि कितना बड़ा वोल्केनिक एक्टिविटी था, राइट। आई होप आई कैन प्रोसीड फर्दर नाउ। If you want me to use maximum English, then you should change your batch beta, because everyone here has been already informed that this batch would be in English mode, where majority of the things will be explained to you in Hindi, but the terms will be used in English. So please do not write again and again, use maximum English. Do not think that I cannot speak English. I can take batches in English as well, but you have chosen a different batch, which specially has been designed for students who has paid for English batch, right? So, seized means blocked. बिल्कुल सही बात है बेटा, seized means blocked. मैग्मा दोबारा बाहर आ सकता है, yes, it can sometimes, because nobody knows कि यहां पे मैग्मा बाहर आएगा कि नहीं आएगा, बट अभी के लिए मैग्मा नहीं बाहर आ रहा है। अगर बाहर आ गया तो ये लेक नहीं बचेगी, यहां पे बढ़िया धमाके होंगे और जिंदगी के नजारे आ जाएंगे, राइट। लोनार लेक जो बनी है मेरे बेटा, वो महाराष्ट्र के बुलदाना डिस्ट्रिक्ट में है, वो वहां पे एक मीटियोराइट से बनी है, राइट। Which one makes bigger landform? It depends upon the magma का जो eruption है उस पे, right? So please answer my doubt. What is your doubt, Akansha ji? Lonar is meteorite. Love you too, my dear friends. Don't worry. I am there with you people to cater your doubts. क्योंकि मुझे पता बहुत नई नई चीजें हैं। ये तो मैंने पिछले साल तो जब मैंने प्रारंभ पढ़ाया था ना, उसमें मैंने ये इतना डिटेल में पढ़ाया नहीं था, राइट। क्यों नहीं पढ़ाया था? क्योंकि मुझे पता था कि उनका अभी लेवल इतना नहीं है। तुम अच्छे समझदार बच्चे हो, इसीलिए मैं आपको इसी में ही पढ़ा रहा हूं। कल्डेरा इज फुल एक्सटिंक्ट वोल्केनो। फुल एक्सटिंक्ट वोल्केनो के बाद जो माउथ बचा है ना मेरे बेटा, वहां पे पानी आ जाता है, उसको कल्डेरा लेक कहते हैं, राइट। हाँ, कल्डेरा लेक शील्ड वोल्केनो से भी बन सकती है, किसी भी वोल्केनो से बन सकती है जहां पे सेंट्रल वेंट है, जहां पे सेंट्रल वेंट है, ठीक है। अगर आपको लेक्चर देखते देखते नींद आती है तो नींद लो बढ़िया आराम से, फिर जिंदगी भी सो जाएगी और आपका एग्जाम भी। चलो, अब मैं आई एम डन विद द कमेंट्स। सो नाउ व्हाई दिस रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हैपेंड इन कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट में भी होती है, बट वहां पे तो ऑलरेडी ही सब कुछ क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है, तो पता ही नहीं लगता, राइट। अब देखो नेक्स्ट एस्पेक्ट, अब जो अगली बात मैं समझाने जा रहा हूं उसको बहुत प्यार से समझेंगे, क्योंकि ये हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया है। होता क्या है, मेरी बात ध्यान से समझना मेरे बच्चों। व्हेन एवर लेट्स से, मान लो कोई एक जगह है, राइट, ये एक जगह है और यहां पे क्या होता है, आप सब लोगों को पता होगा, अंडरग्राउंड में पानी तो होता ही है, ये सब लोगों को पता है, ये सब लोगों को, जितने भी मेरे बच्चे हैं यहां पे, उन सब लोगों को पता है। अब यहां पे नीचे क्या है, रॉक्स हैं, नीचे क्या है, रॉक्स हैं, और ये क्या है, लिथोस्फेयर है। सर ये क्या है, लिथोस्फेयर है। ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, दिस एंटायरली दिस पोर्शन इज द लिथोस्फेयर। सर ठीक है, लिथोस्फेयर जो है, ये लिथोस्फेयर तो फ्लोट करता है किसके ऊपर, सर लिथोस्फेयर फ्लोट्स ओवर द एस्थेनोस्फेयर। सर यहां पे एस्थेनोस्फेयर है, ये पूरा का पूरा नीचे क्या था बेटा, दिस एंटायर पोर्शन वाज हैविंग द प्रेजेंस ऑफ रॉक्स, क्योंकि लिथोस्फेयर के अंदर रॉक्स ही रॉक्स होती हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब हमें किसी ने बताया कि सर एस्थेनोस्फेयर के अंदर ना करंट चलते रहते हैं। बिल्कुल सही है सर, एस्थेनोस्फेयर के अंदर जो करंट चलते हैं, इस तरीके से करंट चलते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। ये करंट जब चलेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं ये बहुत ही ज्यादा गर्म है, बहुत ही ज्यादा हीट है इनके पास? यस, दे ऑल आर हीटेड अप। When these all currents are heated up,
व्हाट दे विल डू इज वो इन रॉक्स को भी क्या करेंगे, हीट अप कर देंगे। वो इन रॉक्स को क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। ये रॉक्स भी क्या होने लग जाएंगी सर, ये रॉक्स भी वार्म हो गई, ये रॉक्स भी क्या हो गई, गर्म हो गई। अब ये रॉक्स अगर गर्म हो गई, यहां पे मान लो, यहां पे इस सिचुएशन में इस जगह पे क्या था, पानी था। इस जगह पे क्या था, पानी था। अगर यहां पे पानी था तो क्या मैं ये कह सकता हूं, यस और नो में जवाब दीजिएगा, क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पे जो पानी होगा, दिस वाटर विल ऑल्सो बी वार्म्ड, क्योंकि ये जैसे जैसे पत्थर गर्म होते जाएंगे वैसे वैसे जो ये पानी है, ये पानी भी गर्म होता जाएगा। डेफिनेटली यस। सो ये पानी भी जब गर्म होता हुआ जाएगा, तब हमें एक बात पता है, हमें एक बात पता है, गर्म पानी हमेशा नीचे रहता है या ऊपर आता है? सब लोग जवाब देंगे गर्म पानी नीचे रहता है या ऊपर आता है। एवरीवन विल टेल मी सर गर्म पानी कभी भी नीचे नहीं रहेगा, गर्म पानी तो हमेशा कहां आने की कोशिश करेगा सर, सरफेस पे आने की कोशिश करेगा। तो यहां का जो गर्म पानी है वो क्या हो जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। गर्म पानी जो है वो क्या आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। और इसीलिए आप सब लोग देखेंगे भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे आपको गर्म पानी के कुंड मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स मिलते हैं। अगर आप बद्रीनाथ जाएंगे तो वहां पे बाजू में आपको ना गर्म पानी का एक कुंड मिलेगा। अगर आप पंजाबी हैं और आप गुरुद्वारा जाना चाहते हैं तो मणिकरण गुरुद्वारा जाएंगे, वहां पे भी पानी सरफेस पे क्या है, गर्म है। बिल्कुल सही बात है, किसी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, कन्वेक्शन करंट, लेस डेंसिटी। मजा आ गया सुन के, मतलब इतना अंडरग्राउंड वाटर तो ठंडा होता है, बट जब वो नदी के, जब वो इस धरती के मैग्मा के साथ संपर्क में आएगा तो गर्म होके ऊपर आ जाएगा। तो क्या ये सर, क्या ये पूरी धरती के अंदर होता है? मैं कहता हूं सर बहुत ऐसी लिमिटेड जगहें हैं, ऐसी बहुत ही लिमिटेड जगहें हैं जहां पे आपको, ऐसी जगहों पे आपको क्या दिखेगा, ऐसा गर्म पानी मिलेगा। सर ऐसी जगहें कम क्यों हैं? क्योंकि बहुत ऐसी जगह कम इसलिए है क्योंकि हर जगह पे ये जो कन्वेक्शन करंट है ना, इतने एक्टिव नहीं होते। जहां पे कन्वेक्शन करंट एक्टिव होते हैं ना, उन जगहों पे, ऐसे करंट जहां पे एक्टिव होते हैं उन जगहों पे आपको क्या दिखाई देगा, ये जो गर्म पानी के कुंड हैं ये दिखाई देंगे। इसको क्या बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है हॉट स्प्रिंग्स। इनको हम क्या कहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं। अब भारत में हम जानते हैं एक बात, लद्दाख ऐसी जगह है जहां पे खूब हॉट स्प्रिंग्स हैं। मणिकरण साहब इज फुल ऑफ हैविंग दी हॉट स्प्रिंग। उसके साथ तत्ता पानी करके एक रीजन है, तत्ता मतलब इन पंजाबी इट इज टर्म्ड एज वार्म। सो तत्ता पानी जो है वो भी क्या है, हॉट स्प्रिंग है। अब एक बात बताएं, मेरे दिमाग में ये सवाल आया, सर ये मैग्मा ऊपर भी तो आ सकता था, बाहर भी तो आ सकता था, बट मेरे को किसी ने एक जवाब दिया था कि सर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो बहुत ही ज्यादा थिक होती है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है बेटा वो इतनी ज्यादा थिक होती है कि ये मैग्मा बाहर नहीं आ सकता, रादर इन रॉक्स को धीरे 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 गर्म करता रहता है और ये रॉक्स इस पानी को गर्म करती रहती हैं। राइट। सो कैल्डेरा का टेम्परेचर हाई नहीं होगा क्योंकि वहां पे वोल्केनिक इरप्शन तो बंद हो गया है। राइट। फिर वहां पे तो वोल्केनिक इरप्शन बंद हो गया। अब इसलिए एक बात हमें, इसीलिए तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। तुम्हारा दिमाग एकदम सही चल रहा है कि सर यहां पे तो बाहर आ जाना चाहिए था मैग्मा, बट मैं कहता हूं मैग्मा इसलिए बाहर नहीं आता मेरे बच्चे क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज्यादा है। थिकनेस बहुत ज्यादा होने के कारण कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ये मैग्मा बाहर नहीं आ पाता, बट इन रॉक्स को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। राइट। इनको बोला जाता है हॉट स्प्रिंग्स, इनको बोला जाता है हॉट स्प्रिंग्स। भारत में ऐसे बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं। अभी मैं जो तुम्हें ज्ञान देने वाला हूं, ये पूरी की पूरी कायनात में अगर आप अभी इस समय पे फर्स्ट सेमेस्टर में इस चीज को समझ गए तो आप ये समझ लेना कि आपको जिंदगी का एकदम एनलाइटनमेंट हो गया। तो प्लीज एक बार इस पूरे, ये सारी चीजें जो आपको हैं बहुत सारे लोग पढ़ा देंगे, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और बैचेस में भी मिल जाएगा, बट जो मैं अभी बोलने वाला हूं उसको समझना। होता क्या है, कोई भी देश क्या होता है जब इतना सारा डेवलप्ड नेशन बनने की कोशिश करता है, जब
जब डेवलप्ड नेशन बन रहे होते हैं तो उस देश के अंदर है ना एक एक मापदंड होता है, उसका उसका एक पैमाना होता है, उसका एक डायमेंशन होता है। जो डायमेंशन है वो क्या है कि हमारे यहां पे पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन कितना है। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन का मतलब हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करते हैं, उसके बेसिस पे होता है कि आप डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग हैं, या आप बहुत बहुत अच्छे से ह्यूमन डेवलपमेंट करते हुए जा रहे हैं। तो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और यूरोप के जो ये देश हैं, वहां पे जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि वहां पे कभी लाइट नहीं जाती। लाइट नहीं जाती का मतलब यह है कि उनके पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी है, इतनी एनर्जी है कि वहां के जो लोग हैं वो 24 घंटे सातों दिन एनर्जी का एक्सेस कर सकते हैं। बट जब हिंदुस्तान में बारी आती है तो हम दिल्ली में रहने के बावजूद भी ये जानते हैं कि 24 घंटे सातों दिन इलेक्ट्रिसिटी तो भूल जाएं, क्योंकि जब बारिश हुई तब इलेक्ट्रिसिटी चली गई, थोड़ी सी गर्मी बढ़ी, एसी का लोड बढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी चली गई। 10 दिन पहले मेरे यहां पे पूरी रात इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। और ये हाल है। इसका मतलब क्या है कि हम अभी डेवलपिंग नेशन हैं और हमें क्या करना पड़ेगा, अपने देश के अंदर एनर्जी को और ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो अगर किसी देश का पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन इज हाई, अगर ये हाई है तो उस देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बहुत ही क्या होगा, हाई होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होगा, उच्चतम स्तर पे होगा। राइट। तो यहां पे जब उच्चतम स्तर पे होगा तो अब एक बात समझ में आई, भारत के अंदर टोटल जो बिजली है उसमें से 60%, 60% ऑफ द टोटल एनर्जी इज बीइंग जनरेटेड बाय थर्मल पावर प्लांट्स। जो कोयला चलाते हैं, आपने देखे होंगे थर्मल पावर प्लांट्स। उन थर्मल पावर प्लांट से भारत के अंदर 60% ऑफ एनर्जी जनरेशन इन इंडिया, एनर्जी जनरेशन इन इंडिया ये 55 to 60 है, टू बी स्पेसिफिक। अगर हम बात करें एनर्जी जनरेशन जो है वो कहां से है, एनर्जी जनरेशन जो है वो किसके थ्रू होता है, थर्मल पावर प्लांट से होता है। थर्मल पावर प्लांट, टीपीपी मतलब थर्मल पावर प्लांट। अब ये थर्मल पावर प्लांट से होता है तो इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोयला क्या होता है, बर्न होता है। जब कोल बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी एमिट होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी तो क्या पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा? जब कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी तो क्या पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा? जी हां, बढ़ेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि अब क्या करें, थर्मल पावर प्लांट से खुद को शिफ्ट कर लें। वो जो थर्मल पावर प्लांट से खुद को शिफ्ट करना है ना, इसका मतलब यह है कि अगर धरती के अंदर इतनी सारी एनर्जी है, और ये क्या करेगा, बिल्कुल सही बात है, मेरे दोस्त ने बोला ग्लोबल वार्मिंग, मजा आ गया सुन के, ग्लोबल वार्मिंग। अगर यहां पे इतनी सारी एनर्जी है तो क्या मैं इस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं? जी हां सर, इस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। और ये एनर्जी कहां पे है सर? ये एनर्जी धरती के नीचे है। अगर ये धरती के नीचे है तो जियो बोले तो धरती, एनर्जी है और गर्म है, थर्मल। इसीलिए इसको कौन सी एनर्जी बोला जाता है? जियोथर्मल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। तो अब आज आप सब लोग ये बताएंगे, खुद को ये समझा देंगे कि अगर हम डेवलपिंग से डेवलप्ड होते जा रहे हैं तो हमारे यहां पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, उस ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर एक पैरामीटर क्या है, बहुत सारे और भी पैरामीटर हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है ना, और भी बहुत सारे पैरामीटर है, बट एक पैरामीटर पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है। इसलिए हम अब थर्मल पावर प्लांट को छोड़ के कौन सी एनर्जी निकालना चाहते हैं, हम अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं कहां पे? जियोथर्मल एनर्जी पे। इसीलिए करंट अफेयर का एक प्रोस्पेक्ट दे रहा हूं। अभी मेरे किसी दोस्त ने बोला कि सर लद्दाख के अंदर जियोथर्मल एनर्जी बहुत अच्छी है, इसीलिए पूगा वैली ना एक जगह है लद्दाख के अंदर,
यहां पे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जियोथर्मल एनर्जी का प्लांट लगाया, जियोथर्मल प्लांट भी लगा दिया है। तो जियोथर्मल प्लांट लगा दिया यहां पे, तो क्या ये बेनिफिशियल है हमारे लिए? बिल्कुल सही बात है, बेनिफिशियल है। ये होता है ओवरऑल पूरे के पूरे। कहां वोल्केनिक लैंडफॉर्म पढ़ रहे थे, कहां हमने जियोथर्मल एनर्जी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, थर्मल पावर प्लांट से 55 से 60% तक एनर्जी। मैं कहता हूं नहीं पता होगा तुम्हारी उम्र के किसी व्यक्ति को। इनफैक्ट व्हेन आई टीच इन ओल्ड राजेंद्र नगर, तब भी लोगों को यह बात मालूम नहीं होती है कि यहां पे इतनी सारी एनर्जी हमारे यहां किस पे आ रही है, किससे आ रही है? थर्मल पावर प्लांट से आ रही है। ये कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन हमें बिल्ड करने हैं। अगर मेंस बहुत अच्छा लिखना है ना, तो ये कलेक्शन हमें बिल्ड करने पड़ेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसी कोई बड़ी बात थी नहीं इसमें, आप पीछे जाके इसको दोबारा समझ सकते हैं। जो मेरे समझदार बच्चे होंगे, आई होप आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बट वाई लद्दाख है सो मेनी हॉटस्पॉट, ये आपको पता लगेगा क्योंकि हिमालय है ना, हिमालय के नीचे बहुत सारी अर्थक्वेक एक्टिविटीज हैं। और अर्थक्वेक क्यों आता है? किसी ने मुझे बोला कि अर्थक्वेक क्यों आता है? अर्थक्वेक इसलिए आता है क्योंकि अर्थक्वेक इसलिए आता है क्योंकि जो ये एस्थेनोस्फेयर के करंट हैं ये एक्टिव होते हैं, और जहां पे एस्थेनोस्फेयर के करंट एक्टिव होते हैं, इसका मतलब क्या है? वहां पे जियोथर्मल एनर्जी होती है। राइट, जियोथर्मल एनर्जी का मतलब जिसको नहीं समझ में आया वो मैं बता देता हूं। एक ऐसी एनर्जी जो कि हमारी धरती के अंदर जो ये मैग्मा है, इस मैग्मा की गर्मी को हमने क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है। उससे अगर हम बिजली बना दें, हां, वहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिव होती हैं। इसीलिए ना जियोथर्मल एनर्जी को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए। इसको हम बोलते हैं ना, हॉटस्पॉट एंड हॉट स्प्रिंग आर डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। हां, जापान में भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। राइट, ये है ओवरऑल एस्पेक्ट। अब इसके बाद आते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप क्या है? कभी कभी अब खुद समझो, मान लो यहां पे, अब मैं तुम्हें एक सिचुएशन दे रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगा के जवाब देना मुझे। मान लो ये जो सरफेस है, ये सरफेस पे ऊपर कोई जगह ही नहीं है, बट नीचे का जो पानी है, ये गर्म होता जा रहा है। क्या ये बाहर आ पाएगा? मैं कहता हूं ये बाहर आ ही नहीं पाएगा। जब नीचे का पानी बाहर ही नहीं आ पा रहा, अब ध्यान से अगले स्टेप की ओर जा रहा हूं। राइट, लद्दाख तो कोल्ड है, बट 80% हॉट स्प्रिंग कैसे पॉसिबल है? अरे भाई तू रुक जा रहे, तुम्हारे को नई चीज बताना। जिसको नहीं समझ में आया वो छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दिमाग को थोड़ा इवॉल्व होने में वक्त लगेगा, जब वो वक्त आएगा तब दोबारा भी बताऊंगा। ठीक है, जिनको समझ में आ गया उनके लिए ये अच्छी बात है कि यस, यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। राइट, क्योंकि देखो मेरा भी एक लिमिटेशन है। मैं क्या करता हूं कि मतलब मैं बहुत यूज टू नहीं हूं कि ऐसे बच्चों को पढ़ाने में जो कि बहुत अभी न्यू टू द इकोसिस्टम है। बट पिछले बैच में मेरे को सराहना मिली, बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया, इसलिए आई हैव बीन अगेन इंट्रोड्यूस टू दिस बैच। बट हाँ, लार्जली मेरे बैचेस जो हैं वो सारे के सारे कहाँ ऑफलाइन में होते हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली के अंदर। तो डेफिनेटली ये तो डिफरेंस आएगा ही। कुछ बच्चे जिनको थोड़ा लेट समझ में आ रहा है उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, विद टाइम ये धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। राइट, उसके बाद प्रोसेस तुम्हें नहीं समझना, प्रोसेस, तुम इंजीनियर थोड़े ही हो, तुम तो यूपीएससी लिखने वाले हो ना। राइट, चलो अब एक बात बताना मुझे, अगले स्टेप पे, अगले लैंडफॉर्म के ऊपर चलता हूं। अगला लैंडफॉर्म क्या है? मान लो क्या हुआ, यहां पे एक जगह है, राइट, और इस जगह पे नीचे क्या हुआ? रॉक्स हैं। नीचे क्या है? रॉक्स हैं। और रॉक्स के साथ इसके नीचे क्या है बेटा? मैग्मा है। इसके नीचे क्या है? मैग्मा है। ठीक है सर, ये मैग्मा है, समझ में आ गया। और ये मैग्मा घूमता है, ठीक है सर, घूमता है। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या आई? सिचुएशन पहले जैसी ही है, बट प्रॉब्लम ये आई कि सर जो इसके अंदर का पानी था ना, यहां का जो पानी है, अब ये पानी जब गर्म हुआ तो गर्म होके बाहर नहीं आ पा रहा। क्यों? एक बात बताओ, जब ये पानी गर्म होगा
क्या बाहर आ पाएगा? पहले तो यस और नो में जवाब देंगे। व्हेन दिस वाटर, क्या ये मैग्मा यहां की जो रॉक्स हैं इसको हीट करके इस पानी को गर्म करेगा? जी हां सर, करेगा। पानी को तो गर्म करेगा, राइट? जब ये पानी को गर्म करेगा तो क्या ये वाटर बाहर आ पाएगा? क्या ये पानी बाहर आ पाएगा? मैं कहता हूं पानी तो बाहर ही नहीं आ पा रहा सर। पानी नहीं बाहर आ पा रहा, बट गर्म होते होते एक दिन ये पानी क्या बन जाएगा? ये पानी बन जाएगा स्टीम। पानी क्या बन जाएगा? स्टीम। जब ये पानी स्टीम बन जाएगा ना मेरे बच्चे, तो स्टीम का प्रेशर होता है बहुत ज्यादा। तो क्या एक दिन ये स्टीम इस सरफेस को फाड़ के एकदम फाउंटेन के रूप में बाहर आएगी? क्या ये स्टीम इस सरफेस को तोड़ के, इस सरफेस को तोड़ के बाहर आएगी फाउंटेन के रूप में? यस। वाई इज इट सो? ये क्यों बाहर आएगी फाउंटेन के रूप में? क्योंकि यहां से प्रेशर बिल्टअप हो गया। अगर ये यहां पे सरफेस पे जगह होती तो क्या होता? पानी आराम से बाहर आ रहा था। उसको हमने बोला हॉट स्प्रिंग। जब ये फाउंटेन के रूप में बाहर आती है तो इसे बोला जाता है गीजर्स। इसे क्या बोलते हैं? गीजर्स कहते हैं। अगर आपको लगता है तो मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, उससे और क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाएगा कि गीजर्स आखिर क्या होते हैं। वेट, अभी मैं तुम्हें फोटोज दिखाता हूं कि गीजर्स, और इनके अंदर तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा कि आखिर ये है क्या। देखो बच्चे, गीजर्स क्या है, लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। वीडियो तो नहीं है, एक देखो, ये तो गर्म पानी का कुंड है। ये तो क्या है? गर्म पानी का कुंड है, जहां पे गर्म पानी हमें दिखाई दे रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? फटाफट इसको हम क्या कहते हैं? फटाफट दिमाग लगा के जवाब देना। इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं हॉट स्प्रिंग। दिस इज टर्म्ड एज हॉट स्प्रिंग। दिस इज टर्म्ड एज लाइक प्रेशर कुकर। बिल्कुल सही बात है। प्रेशर कुकर में जैसे क्या बन जाती है? स्टीम बन जाती है, वो बाहर आ जाती है ना। ये क्या है? हॉट स्प्रिंग है। ठीक है। अब लिथोस्फेयर की प्लेट को ही फाड़ के बाहर आ रहा है, ठीक है, हॉट स्प्रिंग है। अब ये देखो क्या है, ये देखो क्या है, ये पानी कैसे बाहर आ रहा है? दिस इज व्हाट वी कॉल एज, दिस इज व्हाट वी कॉल एज गीजर्स। तो गीजर और हॉट स्प्रिंग में फर्क है। जो हॉट स्प्रिंग है वो तो गर्म पानी का कुंड है, और जो गीजर आपको दिखाई देता है उसका मतलब क्या है? वो फाउंटेन के रूप में बाहर आ रहा है। वो फाउंटेन के रूप में बाहर आ रहा है। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। अब देखो, आया मजा? दीज आर व्हाट वी कॉल एज गीजर्स, राइट? चलें, अब हॉट स्प्रिंग डेंजरस नहीं होते हैं, ये तो गर्म पानी का कुंड है। वो डेंजरस क्यों होगा? उसमें ना कई ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिससे हमारी स्किन डिजीजेस का भी इलाज होता है, जिससे हमारी स्किन डिजीजेस का इलाज होता है। इसीलिए तो बोला जाता है, इसीलिए तो बोला जाता है कि इसीलिए तो बोला जाता है कि आप बद्रीनाथ जाएंगे तो वहां पे जो गर्म पानी का कुंड है ना, वहां पे जब आप नहाएंगे तो आपकी बहुत सारी चमड़े के रोग, जो स्किन डिजीजेस हैं, वो दूर हो जाते हैं। बट अब एक बात बताता हूं, होता यह है कि जो ये गीजर्स है ना, ये गीजर्स पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही कम जगहों पे हैं। हॉट स्प्रिंग्स तो हमें बहुत सारी जगहों पे मिल जाएंगे, बट ये गीजर्स हमें बहुत कम जगहों पे मिलते हैं। और देर आर ओनली तीन ही ऐसे लोकेशन है दुनिया के अंदर जहां पे गीजर्स मिलेंगे। गीजर्स आर नॉट कॉमन, ये हमें दुनिया के अंदर सिर्फ 3 जगहों पे मिलते हैं। पहला तो है येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए का, येलोस्टोन नेशनल पार्क ऑफ यूएसए। यहां पे हमें बहुत सारे गीजर्स मिलते हैं। अब मुझसे सवाल पूछा जाएगा, सर राजस्थान में भी ऐसा है, मेरे घर के बाजू में भी हो रहा है। बेटा उसका कारण कुछ और हो सकता है। यहां पे जब हम गीजर्स की बात करते हैं तो गीजर्स बहुत कम दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। जहां पे आपको पहला दिखाई देगा येलोस्टोन नेशनल पार्क में, दूसरा आपको दिखाई देगा आइसलैंड के अंदर, आइसलैंड के अंदर, और तीसरा आपको दिखाई देगा न्यूजीलैंड के अंदर। ये 3 ही ऐसी जगहें हैं जहां पे आपको गीजर्स दिखते हैं, और दुनिया में कहीं गीजर्स का प्रेजेंस हमें दिखाई नहीं देता, राइट? सो और हमें कुछ दुनिया में गीजर्स दिखाई नहीं देते। गीजर्स का मतलब इस तरीके से जियोथर्मल एनर्जी से जब पानी बाहर आता है, तब उस चीज की मैं बात करना चाह रहा हूं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। डन? तो अब फटाफट एक चैट में, एक ही बॉक्स के अंदर मुझे सारे एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म लिख के बता दो।
एक ही चैट में सारे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म बता दो। टोटस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, बेटा वो क्लाइमेटोलॉजी के पहले लेक्चर में पढ़ाता होता हूं मैं, है ना, पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, टेंशन नहीं लेना। पहले गीजर्स बनते हैं कि हॉट स्प्रिंग, बेटा अलग अलग जगहों पे बनते हैं। जहां पे हॉट स्प्रिंग्स बनते हैं वहां पे गीजर नहीं है, जहां पे गीजर है वहां हॉट स्प्रिंग नहीं है। जहां पे पानी को जगह नहीं मिल रही ना वहां गीजर्स है, तो गीजर्स इन तीन ही जगहों पे हैं, राइट। और बाकी के जो रीजन्स है, जैसे भारत में हम देखें तो हाँ इसमें भी गर्म पानी बाहर आएगा बेटा। मेगा आपका डाउट बता दीजिए, मैं उसको देख लूंगा। कॉम्पोजिट, शील्ड, कल्डेरा, नहीं और भी लिखने हैं बेटा, बहुत सारे हैं। पानी भी बाहर आता है इसके अंदर राजा। चलो अब मेरे को तो जो याद आता है वो ये आता है कि जब मैं याद करने की कोशिश करूंगा एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स को, तो मुझे एक ही लाइन में जो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स याद आएंगे वो कौन कौन से आएंगे। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के अंदर आई विल बी रिमेंबरिंग फ्यू ऑफ देम एज, सबसे पहला मुझे, अरे दादा रे दादा क्या हो गया, सबसे पहला मुझे नजर आएगा कॉम्पोजिट वोल्केनो। ये मेरे सारे बच्चों ने लिखा, इनको समझ में भी आ गया। कॉम्पोजिट वोल्केनो, बिल्कुल ठीक बात है सर। कॉम्पोजिट वोल्केनो के बाद सर शील्ड वोल्केनो, ये भी समझ में आ गया। फिर सर कल्डेरा एंड क्रेटर, क्रेटर भी मैंने बता दिया था और कल्डेरा भी बता दिया था, ठीक है सर। अब एक बात का जवाब देना है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा हॉट स्प्रिंग और गीजर समझा दूंगा, टेंशन न लो। चलो, जो कॉम्पोजिट वोल्केनो है और शील्ड वोल्केनो है, इन दोनों के अंदर क्या वोल्केनो बाहर आता है, वोल्केनो इरप्ट होता है, मैग्मा इरप्ट होता है, बिल्कुल सही बात है सर। यहां तो मैग्मा का इरप्शन होता है, यहां पे मैग्मा का इरप्शन होता है, ठीक है। अब ये बात मुझे समझ में आ गई। दूसरा कल्डेरा एंड क्रेटर के अंदर सर यहां पे मैग्मा सीज हो चुका है, राइट, यानी कि मैग्मा बाहर नहीं आता। इस वजह से जो डिप्रेशन क्रिएट हुआ वहां पे क्या बन जाती है बेटा, लेक बन जाती है, ठीक है। उसके बाद सर अगला आपने समझाया हॉट स्प्रिंग और गीजर्स। हॉट स्प्रिंग के अंदर होता क्या है, वार्म वाटर इज कमिंग एट सरफेस, और जब ये पानी सरफेस पे आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पानी गर्म हो रहा है ड्यू टू जियोथर्मल हीटिंग, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। गीजर्स क्या होता है सर, गीजर्स में जब पानी बाहर आता है वो किसके रूप में आता है, वाटर कम्स आउट एज अ फाउंटेन, राइट। क्रेटर क्या है बेटा, बताया है, दिमाग पीछे जाके देख तो लिया करो ना, कल्डेरा का छोटा फॉर्म है क्रेटर, छोड़ो। गीजर में वाटर कम्स आउट एज अ फाउंटेन के रूप में पानी बाहर आता है, और एक बात बताएं, क्या मैं कह सकता हूं इसके तीन एग्जाम्पल्स हैं सर, येलोस्टोन नेशनल पार्क इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरा सर आइसलैंड में मिलते हैं, और तीसरा सर ये कहां पे मिलते हैं, न्यूजीलैंड के अंदर, राइट, न्यूजीलैंड के अंदर मिलते हैं। डन। तो क्रेटर नहीं बताया, मैं ना मतलब पागल वागल ना हो जाऊं कहीं, ये लिखा हुआ क्रेटर, किसी को लगता है कि वो पागल हो गया है या मैं, तो बता देता हूं, ये लिखा हुआ क्रेटर, बताया है क्रेटर, ठीक है। गुस्सा होने वाली बात नहीं है दोस्तों, तुम थोड़ा सा दिमाग भी नहीं लगाते ना अपना, पता नहीं यूपीएससी कैसे क्लियर करोगे, ऐसे बच्चों का गेम थोड़ा ही है। चलो, नाउ वी आर डन विद द एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। अगला जो एस्पेक्ट है उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, दैट इज इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। अब देखो,
यहां पे बहुत ही आसान है, ज्यादा तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, इंट्रूसिव में तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। अब ये आपको याद भी करके आना है कल, बट अभी मैं तुम्हें जो चीज बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। देखो, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या है? इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स का मतलब है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स का मतलब है कि ऐसे लैंडफॉर्म्स विच आर बीइंग फॉर्म्ड, लैंडफॉर्म्स which are formed, landforms which are formed interior to the earth, which are formed interior to the earth, which are formed interior to the earth, interior to the earth। बिल्कुल ठीक बात है सर, जो अर्थ के इंटीरियर में बन जाएं उनको हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कहते हैं। जब भी मैग्मा, पहले हमने बोला था ना कि मान लो ये हमारी सरफेस है, इस सरफेस के नीचे ये लिथोस्फेयर है, इसके नीचे है मैग्मा, इसके नीचे क्या है? मैग्मा। पहले तो हम बोल रहे थे ये मैग्मा क्या कर रहा है? बाहर आ रहा है, और यहां पे जो लैंडफॉर्म बनेंगे वो एक्सट्रूसिव होंगे। बट अगर ये मैग्मा बाहर नहीं जा पाया, मैग्मा जो है वो अर्थ के इंटीरियर के अंदर ही जम गया, मैग्मा जो है वो अंदर ही जम गया, मैग्मा जो है अंदर ही जम गया, तो इन लैंडफॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कहते हैं। अब इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के अंदर बहुत 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 ही बेकार नाम आते हैं, राइट, बहुत ही बेकार नाम आते हैं, बट उनको याद आपको करना पड़ेगा। सर ये नाम है क्या? सर देखो, बात ये है ना कि मान लो ये मेरी धरती है, इस धरती के अंदर जो मैग्मा है वो कहीं पे भी अपनी मर्जी से जा सकता है, राइट, कहीं पे भी अपनी मर्जी से जा सकता है, कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे घूम के जा रहा है। और जहां पे मैग्मा सॉलिडिफाई हो गया, जहां पे मैग्मा ठंडा होके गर्म हो गया, तो क्या मेरे दोस्तों वहां पे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बनेंगे? फटाफट जवाब देना कि मैग्मा धरती के अंदर कहीं पे भी फ्लो कर सकता है। जहां जहां वो फ्लो करता जाएगा, अगर किसी एक जगह पे जाके वो ठंडा हो गया, ठंडा होके वो जम गया, और जम गया धरती के अंदर, तो बाहर नहीं आ पाया, बाहर नहीं आ पाया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और अगर वो कहीं पे भी जाके जम रहा है तो उससे हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। तो एक बात का जवाब दे, इस इंट्रूसिव लैंडफॉर्म को याद कैसे करना है? सर इसको समझते कैसे हैं? जब इसको समझना है तो सर ये तस्वीर देखें, इससे बहुत बढ़िया क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाएगा कि सर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स होते क्या हैं। गीजर्स के बाद, फाउंटेन्स के बाद ये देखो। अब एक बात बताओ, ये वाला जो लैंडफॉर्म है ये तो कौन सा है? सर ये धरती के ऊपर है, ये है एक्सट्रूसिव, ये तो है एक्सट्रूसिव। और ये धरती के सारे क्या हैं? नीचे हैं। जो धरती के नीचे हैं, ये जो धरती के नीचे हैं, क्रस्ट के नीचे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? कूल कैसे हो जाता है? क्योंकि बेटा इतना भी, जैसे थोड़ा सा तो ऊपर आया, थोड़ा सा ऊपर आया तो टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया, इसलिए ठंडा हो जाता है, राइट। ये बात हमें समझ में आ गई, राइट, ये भी समझ में आ गया। कोई कह सकता है सर यहां पे पानी भी तो सकता है। बेटा जब पानी हर जगह तो मौजूद है नहीं, है ना, तो जहां पानी नहीं है वहां पे ये अगर जम रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस जगह पे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बनेंगे? बिल्कुल सही बात है सर, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स मिलेंगे। डन, यहां तक मुझे समझ में आ गया। इसके बाद जब मटेरियल सॉलिडिफाई होता है, उसको कूलर टेम्परेचर चाहिए, बट धरती के नीचे इतना ठंडा टेम्परेचर तो है नहीं। बट फिर मैं ये भी कह रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है। मैग्मा ऊपर आया, बट ऊपर आके इतना गाढ़ा था कि वो जम गया। अगर वो जम गया तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वहां पे हमेशा मैग्मा क्या होगा? मोल्टन स्टेट में होगा ना, नहीं होगा। सो इस वजह से ये जम जाता है, और जब ये जम जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट शेप लेता है। अगर अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से, तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म डैमेज हो सकते हैं क्या मैग्मा के फ्लो से? हाँ, मैग्मा का फ्लो इनको डैमेज भी कर सकता है, नो डाउट अबाउट दैट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो डैमेज कर सकता है। बट इसके अंदर आंसर दीजिए, यू कैन नॉट डिक्टेट मी थिंग्स, राइट। तो थोड़ा ना
डेकोरम मेंटेन करके लिखा करो चैट के अंदर, आंसर दीजिए, क्वेश्चन लिखो तभी आंसर दूंगा। और इतनी तेज स्पीड में एक टीचर अपने दिमाग में कंटेंट भी डिलीवर कर रहा है और तुम्हारे ये कमेंट भी पढ़ रहा है, तो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि कैसे सारी चीजें मैनेज होती हैं। ठीक है, तुम्हारा तो एक काम समझने का है, वो तुम्हें नहीं आता है ना, तो मेरे को तो पढ़ाना भी है, समझाना भी है, साथ साथ कमेंट भी देखना, जो इतने तेजी से लिखते हैं यहाँ पे लोग, तो ये भी तो थोड़ा सोचो ना। अब इनके लिए एक बात ये भी समझे, हाउ डू वी नो अबाउट देम, ये है सही क्वेश्चन, ये है सही सवाल कि सर अगर ये धरती के नीचे ही जम जाते हैं तो हमें पता कैसे चलता है कि ये लैंडफॉर्म बने हैं, राइट। तो धरती के अगर नीचे ही जम गए तो हमें पता कैसे चला ये लैंडफॉर्म बने। तो होता ये है बेटा, ये जो पार्ट है धरती के ऊपर वाला, धीरे 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 नदियों के पानी के द्वारा, रेन वाटर के द्वारा, हवा के द्वारा, आइस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जब ये हटा दिया जाता है तो नीचे का क्या हो जाता है, ओवरऑल जो एस्पेक्ट है वो बाहर आ जाता है, इरोजन। साक्षी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, इरोजन, राइट। अगर हम हमेशा ये बात बोले कि हमेशा ऐसा नहीं है कि मैग्मा के पास पूरी एनर्जी है बाहर आने के लिए, जब भी आप मैग्मा के पास एनर्जी नहीं होती है बाहर आने के लिए, तब वो जम जाता है इंटीरियर के अंदर ही। और जब वो इंटीरियर के अंदर जम जाता है तो वो डिफरेंट शेप ले लेता है। आप यहां पे देखेंगे क्या डिफरेंट शेप आपको दिखाई दे रही होंगी, क्या यहां की शेप अलग नहीं है, इस जगह पे शेप अलग है, इस जगह पे शेप अलग है, इस जगह पे शेप अलग है, यहां पे शेप अलग है। सो इट डिपेंड्स अपॉन, ये जो नाम है इनके नाम किस पे डिपेंड करते हैं, इनके नाम डिपेंड करते हैं इनकी शेप पे, राइट। अब एक बार जब मैग्मा जम गया उसके बाद मैग्मा वापस पिघल सकता है अगर उसको गर्मी मिल जाए, राइट। अब एक बात समझे, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ दीज माउंटेन्स, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ दीज माउंटेन्स, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ दीज लैंडफॉर्म्स, दे आर क्लासिफाइड एंड दे आर डिफाइंड विद डिफरेंट पार्ट्स। अब ये सारे के सारे लैंडफॉर्म्स जो हैं ये शेप पे डिपेंड करते हैं। ये किस पे डिपेंड करते हैं कि कैसी शेप लेगा। मान लो ये धरती है, ये धरती का सरफेस है, दिस इज द सरफेस। और अगर मैग्मा, बहुत ध्यान से सुनना, एक ही बारी में बताऊंगा, अगर ये मैग्मा सबसे नीचे बॉटम पे, बी फॉर बॉटम, एकदम बॉटम पे जम गया और सबसे बॉटम पे जो ये मैग्मा जमा है, ये मैग्मा जम चुका है, तो इसको बोलते हैं बेथोलिथ। इसको क्या बोलते हैं, बेथोलिथ। लिथ का मतलब जब भी आप देखेंगे ना, लिथ का मतलब हमेशा होता है रॉक, लिथ का मतलब होता है रॉक। सो जब रॉक कब बनती है, जब मैग्मा कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और ये बॉटम में हो रहा है, इसीलिए इसको बोला बेथोलिथ। इसको क्या बोला बेटा, बेथोलिथ। तो आपको मैं यहां पे इसकी तस्वीर दिखाता हूं, साथ साथ तस्वीर दिखाता चलता हूं, साथ साथ आपको याद भी होता रहेगा। तो सबसे पहला कौन सा है, बेथोलिथ। तो ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाएगा बेटा, ये पूरा का पूरा पार्ट कहलाएगा बेथोलिथ। सो दीज आर लार्ज रॉक मासेस फॉर्म ड्यू टू कूलिंग डाउन एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट मैग्मा इनसाइड द अर्थ। दे अपीयर ऑन द सरफेस। ये कब अपीयर होंगे सरफेस पे, जब भी इनको डेन्यूडेशन का मतलब क्या है, इरोजन हो जाएगा। इरोजन हो जाएगा तो ये इनके ऊपर से मटेरियल हटा दिया जाएगा, और ये सबसे कोर हैं, सबसे कोर के अंदर जो हमें दिखाई देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बेथोलिथ कहते हैं। इनको हम बेथोलिथ कहते हैं। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो बेथोलिथ से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछेगा, उसके अलावा आई वोंट एंटरटेन द डाउट। सो बेसिकली द आइडिया इज बेथोलिथ कन्वर्ट इनटू फोल्ड माउंटेन्स। यस, ये बेथोलिथ कभी कभी क्या है, अगर फोल्ड हो गए तो वो माउंटेन बन जाते हैं, नो डाउट। आपका एकदम कहना सही है अंजलि, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, बेथोलिथ का मतलब है शेप कैसी है, बॉटम के अंदर। इरोजन का मतलब आप देख लेना, मतलब मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इरोजन का मतलब भी बता पाऊं। रिमूवल, राइट, नो डाउट, फेयर इनफ, बहुत अच्छा मेरे दोस्तों।
व्हाट इज प्लूटोन? अभी प्लूटोन का मतलब आपको समझने की जरूरत नहीं है, राइट? प्लूटोन का मतलब अभी मत समझो, क्योंकि प्लूटोनिक रॉक्स होती हैं, रॉक होती हैं, उसको हम प्लूटोन कहते हैं। हाउ डू दीज लैंडफॉर्म्स टेक शेप? ये शेप क्यों लेते हैं? क्योंकि जिस हिसाब से मैग्मा के अंदर, जिस हिसाब से धरती के अंदर जगह होती है ना, उस जगह के मुताबिक वो जो मैग्मा है वो अपने आप को ढाल लेता है, राइट? अब जब बात आती है अगले लैंडफॉर्म की, अगला लैंडफॉर्म है लेकोलिथ। लेकोलिथ के अंदर कौन सी शेप होती है बेटा? लेकोलिथ के अंदर होती है डोम शेप। डोम शेप का मतलब क्या है? डोम कैसा होता है? इस तरीके का होता है, राइट? तो ये जो लेकोलिथ आपको दिखाई देगा, इस तरीके का दिखाई देगा, जो कि ये आपको दिखाई दे रहा है यहां पे। ये जो है, दिस इज लेकोलिथ। ये क्या है? लेकोलिथ। सो हमें क्या समझना है? हमें समझना है कि जब भी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बनते हैं, तब उनका नाम याद रखा जाता है उनकी शेप के अकॉर्डिंग। इंट्रूसिव, एक बात बोल रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। जब भी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बनते हैं तो उनका नाम रखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द शेप दे अटेन। अगर उनकी शेप मशरूम जैसी है, डोम जैसी है, तो उसको बोला जाएगा लेकोलिथ। अगर उनकी शेप ऐसे है, सोसर टाइप ऐसे है, इस तरीके से, ये मैग्मा देखो, ये मैग्मा इस तरीके से जम गया। अब ये जब इस तरीके से जमा, इसकी शेप है सोसर। सोसर बोले तो जब हम कॉफी पीते हैं तो उसके नीचे ट्रे रखते हैं ना, कॉफी ट्रे रखते हैं, तो जो भी ट्रे आप रखेंगे कॉफी के नीचे, उसको सोसर बोलते हैं। तो वो सोसर शेप जो होगा उसको बोला जाता है लेपोलिथ। उसको क्या बोलते हैं? लेपोलिथ। ये अर्थ के अंदर कितने किलोमीटर पे होते हैं? किलोमीटर की बात नहीं बेटा, ये जस्ट सरफेस से नीचे ही आपको दिखाई देंगे। मीटर्स में इनका डिस्टेंस होता है, किलोमीटर के अंदर नहीं। किलोमीटर के अंदर होता तो राजा ये जमता ही नहीं, क्योंकि हीट ज्यादा है, राइट? सो बैथोलिथ इज फॉर्म्ड अंडर बेरिस्फीयर लेयर। बेटा मैं इससे पहले जहर खा लूं अगर ऐसी बात है। जो बैथोलिथ है वो बेरिस्फीयर यानी कि आउटर कोर के अंदर बन रहा है, तो मेरे को जिंदा रहने का हक होना नहीं चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इसको लिथोस्फीयर के अंदर ही बन रहे हैं, ठीक है? चलो अगला एस्पेक्ट मैं कल ये दोबारा फिर समझा दूंगा, क्योंकि एक बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा, नाम थोड़े अजीब अजीब से हैं, राइट? अब एस्थेनोस्फेयर के ऊपर है भाई, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर है मेरे दोस्तों, ये सारे के सारे एस्थेनोस्फेयर के ऊपर हैं, जस्ट लिथोस्फेयर के नीचे हैं, जस्ट लिथोस्फेयर के नीचे हैं, ठीक है? बिल्कुल सही बात है। लिथोस्फेयर यानी कि मतलब जो हमारी क्रस्ट है ना, उसके नीचे है, जस्ट हमारी क्रस्ट के नीचे है, ठीक है? अब विच टाइप ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड? भाई रॉक्स पढ़ा रहा हूं क्या? रॉक्स पढ़ाऊंगा तब ये भी बता दूंगा ना। लेकोलिथ इंट्रूसिव कैसे? बिकॉज वो बाहर की तरफ है। अरे बेटा वो दिखा रखा है बाहर की तरफ, सरफेस यहां पे ये है सरफेस, ये सरफेस ये है, ये सरफेस के नीचे है, ये सरफेस के नीचे है, इसलिए। उसके बाद अगला एस्पेक्ट क्या है? लेपोलिथ। फिर आता है फेकोलिथ। फेकोलिथ का मतलब अगर मैग्मा वेवी शेप में, जैसे वेव होती है ना, वेव होती है, इस तरीके से अगर मैग्मा जम जाए, इस तरीके से अगर मैग्मा जम जाए, तो इसको बोला जाता है फेकोलिथ। इसको बोला जाता है फेकोलिथ। इसको बोला जाता है फेकोलिथ, राइट? नेक्स्ट इज द एस्पेक्ट ऑफ सिल। अगर मैग्मा हॉरिजॉन्टल यानी कि इस तरीके से जम गया तो उसको बोलते हैं सिल। इस तरीके से जम गया तो उसको बोलते हैं सिल। और अगर मैग्मा इस तरीके से जमता है तो उसको बोलते हैं डाइक। सिंपल सी बात है। तो अब हमें यहां पे चीजें देखनी, डाइक भी बता दिया। ये तो अगला एस्पेक्ट है, कल जो हम स्टार्ट करेंगे। बट अभी मैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के फटाफट पहले नाम लिख दूं। तो जो नाम है वो क्या है? सबसे पहले बैथोलिथ, देन बैथोलिथ हो गया यहां पे। फिर उसके बाद दूसरा है लेकोलिथ, फिर लेपोलिथ, फिर है फेकोलिथ। अब ये नाम याद रखना है, मैं अपने मन से तो बनाया नहीं, मेरा मन से होता तो मैं गीता सीता राम श्याम रख देता, याद हो जाते।
और फिर है सिल एंड डाइक, राइट। ये हैं सारे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, राइट। हाँ, टेक्नोलॉजी से तो ढूंढा जा सकता है। ठीक है, तो चले, सबसे पहले है लेकोलिथ। लेकोलिथ का मतलब कौन सी शेप? डोम शेप या मशरूम शेप। बस इनकी शेप याद रखनी है, अगर शेप याद हो गई तो सारा काम खत्म हो जाएगा, राइट। प्री का हर सवाल सही होगा। बैथोलिथ का मतलब बॉटम मोस्ट पार्ट, बॉटम मोस्ट। देन लेपोलिथ का मतलब कौन सी शेप है? सोसर शेप है, बिल्कुल सही बात है सर। देन फेकोलिथ का मतलब सर वेवी शेप है, वेव के तरीके थे। सिल का मतलब सर हॉरिजॉन्टल, और डाइक का मतलब क्या है? वर्टिकल। डाइक का मतलब क्या है? वर्टिकल। ये सारी शेप पता होनी चाहिए बस। अगर ये भी, सिल का मतलब हॉरिजॉन्टल है और जो डाइक है उसका मतलब वर्टिकल है, ठीक है। सॉसर शेप, वेवी शेप, अगर ये याद हो गया ना तो आपको दिमाग तो लगाना ही नहीं है, बस इसको याद करना है। अगर ये याद हो गया तो कहानी वहां पे खत्म हो जाएगी, राइट। कहानी वहां पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखो, कई लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, कई लोग अभी भी थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं। तो आई हैव अनदर क्लास एट 7 गाइस। आज क्लास मुझे लगा था कि 5:30 बजे इसलिए है क्योंकि मंडे को हमेशा क्लास का टाइम 5:30 to 6:30 रहता है, आधा घंटा टेस्ट के लिए दिया जाता है। तो ये लैंडफॉर्म्स हमने पूरा क्लियर कर दिए। 33 नंबर पेज पे भाई खोल के देख लेना, शुरुआत में बता दिया था। क्लास के बीच में आके परेशान ना किया करें, क्योंकि ये सिंपल सी बात है। मतलब वी ऑल्सो आर ह्यूमन बींग्स यार, मतलब हम भी तो ह्यूमन बींग हैं। इतना देखते देखते खुद सोचो कैसे पढ़ा लेगा कोई। मतलब समटाइम्स मेरा सर दर्द करने लग जाता है कभी कभी जैसी क्लास खत्म होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इतना इतना चैट चलता है, फिर भी नहीं रुकते हो तुम लोग। थोड़ा साथ में, मतलब थोड़ा प्लीज सेंसिबली और एक सिंसियर तरीके से रखें, क्योंकि हम एक ऑफिसर बनने वाले हैं, है ना। मेंस के लिए नोट्स कैसे बनाएं, अभी पहले ये तो पढ़ लो। मेंस के लिए नोट्स बाद में पढ़ेंगे, डीएमपी वीएमपी बाद में देखेंगे। अभी जो लिखा जा रहा है लिखते रहो। और चैट जो आपका ग्रुप बना हुआ है उसमें बहुत सारे विद्वान लोग हैं, अगर वो इतने विद्वान हैं तो पेपर क्लियर कर लेते, उस ग्रुप में ना होते जो दुनिया को सलाह देते हैं। तो थोड़ा सा बच के रहें, अपने आप पे, अपनी तैयारी पे, खुद पे विश्वास रखें। थैंक यू सो मच, विल सी यू टुमारो। थैंक यू गाइस।